नॉस्टॉक जो है बीइंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साइनोबैक्टीरिया है। विटेकर के 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी लिविंग थिंग्स को उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। सो अकॉर्डिंग टू देम इट इज इंक्लूडेड इन द मोनेरा किंगडम बिकॉज इट इज एन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। साइनोबैक्टीरिया की हर एक सेल प्रोकैरियोटिक होती है और साइनोबैक्टीरिया है भी यूनिसेलुलर, ऑल्दो पाए जाते हैं फिलामेंटस या कॉलोनियल फॉर्म में, लेकिन जो इंडिविजुअल साइनोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए मोनेरा किंगडम में आते हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट इन्हें प्लांट किंगडम में भी इंक्लूड करते हैं, प्लांट किंगडम में एल्गी डिवीजन में, क्योंकि ये भी एक एल्गी, क्योंकि एल्गी के जैसे कैरेक्टर है, हालांकि है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसलिए इनको नाम दे दिया। तो एल्गी के जैसे कैरेक्टर होने की वजह से या प्लांट के जैसे कैरेक्टर होने की वजह से इन्हें प्लांट किंगडम में भी शामिल करते हैं कुछ लोग। वहां पर इनकी जो क्लास कहलाती है वो कहलाती है साइनोफाइसी। एल्गी के जैसे डिफरेंट क्लास होते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया विच आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। इन्हें कुछ लोग जब एल्गी में इंक्लूड करते हैं तो साइनोफाइसी क्लास देते हैं। डिवीजन इनका साइनोफाइटा होता है, ऑर्डर जो है नॉस्टोकेल्स होता है और जीनस जो है वो नॉस्टॉक है। सो एग्जैक्टली वी कैन से इट इज अ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का इवोल्यूशन बात करें हम तो ओरिजिन बात करें तो वो बैक्टीरिया से प्लांट से भी पहले का है, यानी एल्गी जो जिन्हें हम सबसे फर्स्ट प्लांट मानते हैं उनसे भी पहले साइनोबैक्टीरिया आए थे। बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल का जो ओरिजिन है वो अराउंड 400 करोड़ ईयर्स अगो है, जबकि यूकैरियोटिक सेल 150 करोड़ ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुई थी। इसका मतलब जो यूकैरियोटिक एल्गी हैं, जो प्लांट किंगडम एल्गी डिवीजन में आते हैं, वो एल्गी बाद में आए थे, उनसे भी पहले साइनोबैक्टीरिया आए थे। तो बैक्टीरिया जैसे फीचर होते हुए भी इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, यानी कि नॉस्टॉक या और साइनोबैक्टीरिया सभी फोटोसिंथेटिक हैं। मोनेरा किंगडम में आने वाले बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा वेरी करता है। वो ऑटोट्रॉप भी हैं, हेट्रोट्रॉप भी हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप हैं, उसमें भी सेप्रोफाइट भी हैं, पैरासाइट भी हैं। अदर देन दैट बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक आल्सो। इसके अलावा भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, केमिकली अपना फूड बनाते हैं कार्बन सोर्स के को यूज करके। बट मेन जो ऑटोट्रोपिक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि हायर प्लांट्स में भी होता है वो है फोटोसिंथेसिस। तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो दीज आर सम कैरेक्टर्स, व्हाट आर सम कैरेक्टर्स दैट दे आर बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई दे आर स्पेशल क्लास ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी यू बैक्टीरिया ही है, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी बेटा दो बैक्टीरिया होते हैं, आर्की और यू। आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया में भी फिर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया का एक क्लास होता है साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के सारे मेंबर प्रोकैरियोटिक होने की वजह से ऑफिशियली मोनेरा में प्लेस किए जाते हैं, अदरवाइज इनके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर होते हैं एल्गी वाले। तो एल्गी में अगर इनको हम माने तो साइनोफाइसी इनके लिए क्लास होती है। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉप है। तो ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का एक एग्जांपल है नॉस्टॉक। और भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ऑस्लेटोरिया भी होता है, वो भी मैंने बताया था एक्सट्रीम कंडीशंस में पाया जाता है जो। तो नॉस्टॉक के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। तो सबसे पहले अकरेंस की अगर हम बात करें नॉस्टॉक की, तो ये लगभग हर तरह के हैबिटेट में पाया जाता है, मेनली एक्वेटिक को छोड़ के। तो ये फ्रेश वाटर फॉर्म एल्गी है। अब क्योंकि फ्रेश वाटर एल्गी है तो ये रिवर्स में मिलेगा या तो, ठीक है, ये स्टिंजेंट वाटर में भी मिल सकता है, स्टेगनेंट वाटर में। जो स्थिर पानी होता है जहां पर पानी मूव नहीं कर रहा वहां भी ये मिलता है, एज वेल एज फ्लोटिंग वाटर में भी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रीम्स में मिल सकता है। अब स्टेगनेंट में तो पॉन्ड भी आ गए, लेक भी आ गई। एक्वेटिक को एक्वेटिक नहीं कहेंगे, सॉरी मैरीन कहेंगे, एक्वेटिक तो है ही बेटा ये, पार्डन। मैरीन वाटर को छोड़कर उसके अलावा ये सब कहीं मिलता है। कुछ स्पीसीज टेरेस्ट्रियल भी हैं, कुछ स्पीसीज एक्सट्रीम कंडीशंस
जो स्नो है उसमें भी मिलते हैं, ये मैंने अक्रेंस में भी बताया हुआ है एल्गी में प्रीवियस वीडियोस में कि आइस में भी नॉस्टॉक मिलता है। जनरली ये -80 डिग्री सेल्सियस तक भी टॉलरेट कर लेता है। तो इसका जो अक्रेंस है वो बहुत ज्यादा वाइड है। ये टेरेस्ट्रियल भी है, सॉइल में भी मिलता है, डैम्प सॉइल में, दलदली मिट्टी में भी मिलता है। ये एज ए एपीफाइट भी मिलता है। एपीफाइट का मतलब होता है जब कोई प्लांट दूसरे प्लांट पर रहे। अब प्लांट से मतलब केवल एंजियोस्पर्म नहीं है, एल्गी भी प्लांट है, यानी जब साइनोबैक्टीरिया किसी दूसरे प्लांट पर रहता है, चाहे एंडोफाइट हो चाहे एपीफाइट हो, चाहे उसके अंदर रहे चाहे उसके बाहर रहे, तो वो कहलाएगा एपीफिटिक हैबिटाट। तो इस तरह के हैबिटाट में भी पाया जाता है, जैसे कि एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस पर भी नोस्टॉक रहता है, तो वहां भी ये एपीफाइट है। एक जिम्नोस्पर्म है साइकस। साइकस में एक स्पेशल तरह की रूट पाई जाती हैं जिन्हें कोरोलोइड रूट कहते हैं। ये भी कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि कोरोलोइड रूट किस प्लांट में पाई जाएंगी। तो प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म डिवीजन में, ठीक है, उसमें एक जीनस है साइकस, उसकी स्पेशल रूट्स होती है कोरोलोइड रूट। उसमें होता क्या है कि जब रूट डेवलप हो रहे थे, ये मैं टीएस ड्रॉ कर रहा हूँ रूट का ट्रांसफर सेक्शन, तो उसके कॉर्टेक्स में एक लेयर होती है नोस्टॉक की या साइनोबैक्टीरिया की। तो ये लेयर एकदम से अंदर नहीं गई, जब रूट डेवलप हो रही थी। एनाटॉमी में हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, कभी हायर क्लास में आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज कि जब डेवलप होती है रूट, ठीक है, रेडिकल से, तो उसी टाइम पर जो है नोस्टॉक की कॉलोनीज उसके अंदर ग्रो हो गई थी। इसी कारण से स्पेशल रूट को कोरोलॉइड रूट कहते हैं। तो उसके अंदर भी नोस्टॉक है। इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में, हालांकि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया जैसे एंथोसिरोस और नोस्टॉक का एग्जांपल, साइकस और नोस्टॉक का एग्जांपल, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बट ये डायरेक्ट भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। जैसे कि नोस्टॉक जब फंगस के साथ रहता है, यानी जब कोई एल्गी फंगस के साथ रहेगी तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो बनाते हैं लाइकन। लाइकन जो एक ऑर्गेनिज्म, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फंगस और एल्गी में, अगर सेपरेट करेंगे तो फिर वो लाइकन नहीं कहलाएगा। तो लाइकन बीइंग एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट्स, वन इज द एल्गी अनदर इज द फंगस। तो मेनली एल्गी जो होती है वो या तो ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी, ये दो होते हैं, और फंगस जो होती है वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। इनके एसोसिएशन को लाइकन कहते हैं। एल्गी में मैंने बताया या तो दो ही क्लास, या तो ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी, और फंगस की भी दो ही क्लास, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। ये जनरली आपस में मिलकर लाइकन बनाते हैं। तो लाइकन बनाने में नॉस्टॉक यानी साइनोबैक्टीरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये वहां भी मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं अकरेंस की बात कर रहा था, बहुत से जगह पर जो है ये पाया जाता है नॉस्टॉक। उसके अलावा सॉइल में एज ए नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक फिनोमिना होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया जाता है। ये कहलाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को, जो एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको फिक्स करना पड़ता है पहले अमोनिया में। फिक्स करने के बहुत से तरीके होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका या जो मेन मेथड है, मेजर मेथड, वो होता है बायोलॉजिकली फिक्स करना। तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। वो फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी सीधे बैक्टीरिया जो डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं, जैसे लेग्यूम्स, चने वगैरह की जड़ों में राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिकली उसके साथ रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जबकि कुछ फ्री लिविंग भी, जैसे एजोटोबैक्टर डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नोस्टॉक सिम्बायोटिकली भी करता है, फ्री लिविंग भी। नोस्टॉक अकेला, बीइंग एन बैक्टीरिया, नोस्टॉक इटसेल्फ कैन फिक्स द नाइट्रोजन। तो ये सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं एज ए नाइट्रोजन फिक्सर। सो ओवर एंड ऑल वी कैन से दैट other than the marine ecosystem, the nostoc is found everywhere, most probably in the freshwater forms as well as the terrestrial forms also, and some other components like the epiphytic algae, चाहे किसी प्लांट के साथ या किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ, क्योंकि फंगस प्लांट नहीं है तो एपिफाइट नहीं कहेंगे उसको, फिर हम एक अलग ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं जिसे हम लाइकन के नाम से जानते हैं। सो इट वाज द अकरेंस ऑफ नोस्टॉक। Next, we will discuss the structure of thallus of nostoc. हायर प्लांट्स में तो ट्रू रूट, स्टेम, लीफ ये सब पाए जाते हैं।
देखिए साइनोबैक्टीरिया को या ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर हम प्लांट ही कंसीडर करें, विटेकर ने तो बैक्टीरिया कंसीडर किया एंड इन रियली दे आर बैक्टीरिया ऑल्दो, बट एल्गी कंसीडर करें तो एल्गी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलस कहलाता है। थैलस तभी बन पाएगा जब उसके अंदर एटलीस्ट बहुत सारे सेल्स हो, यानी कि मल्टी सेलुलर फॉर्म हो। मैं आपको बता दूं एल्गी में टिश्यूज नहीं बनते। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू तभी कहलाएगा ग्रुप ऑफ सेल जब सेल्स मिलकर आपस में काम कर रही है, यानी इनका एसोसिएशन है, तब वो टिश्यू कहलाएगा। जबकि एल्गी में सारे सेल इंडिपेंडेंट काम करते हैं, कोई भी सेल दूसरी सेल पर डिपेंड नहीं है, तो इसीलिए एल्गी के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। लोअर या प्रिमिटिव प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। फंगस जो कि प्लांट नहीं भी हैं उनकी बॉडी को भी थैलस कहते हैं, थैलॉइड प्लांट बॉडी या थैलस लाइक प्लांट बॉडी। तो अब नॉस्टॉक मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर एल्गी है, तो इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गया? तो उसका जो रीजन है वो ये है कि जो नॉस्टॉक की जो सेल्स हैं, मानो ये नॉस्टॉक की एक सिंगल सेल है, कभी भी एक सिंगल सेल एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमेशा फिलामेंट्स में एग्जिस्ट करता है। ऐसे फिलामेंट का मतलब होता है मल्टी सेलुलर चेन एक तरह की। देखो ये एक सिंपल फिलामेंट है, थ्रेड लाइक फिलामेंट जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं। फिलामेंट ऐसे भी हो सकता था, ये भी एक तरह का फिलामेंट है, मानो ये सिंगल सेल होती तो, लेकिन इसका जो फिलामेंट्स है वो मल्टी सेलुलर है और जो है सेप्टेट है, सेप्टम है उसके अंदर, सेक्शंस हैं ऐसे, यानी अलग अलग सेल से फिलामेंट बना हुआ है। फिलामेंट ब्रांच्ड भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी, तो इसका जो फिलामेंट है वो अनब्रांच्ड होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। कभी कभी फिलामेंट ऐसे होते हैं, मानो यहां से ब्रांचिंग निकल गई, ठीक है, यहां से ब्रांचिंग हो, तो ये भी एक फिलामेंट है लेकिन ये ब्रांच्ड फिलामेंट है। तो नॉस्टॉक ए साइनोबैक्टीरिया डज नॉट हैव इट हैव अ सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कभी भी सिंगल सेल एग्जिस्ट नहीं करती, सेल्स हमेशा फिलामेंट्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, मानो ये जो फिलामेंट है, मैं यहाँ थ्रेड दिखा रहा हूँ केवल, इसका मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ये एक फिलामेंट ही है, ठीक है। फिलामेंट अनब्रांच्ड है, ये दूसरा फिलामेंट, ये तीसरा फिलामेंट, चौथा, सॉन। ये सारे फिलामेंट एक कॉमन मास या जेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिसे शीथ कहते हैं, जिलेटिनस शीथ या मैट्रिक्स। एक नॉस्टॉक की सेल, फिर दूसरे नॉस्टॉक, थर्ड वन, फोर्थ वन, पहले तो सेल्स मिलकर एक फिलामेंट बना रहे हैं, वो फिलामेंट भी एक कॉमन शीथ से कवर है, ठीक है, ये एक कॉमन शीथ है। फिर दूसरा फिलामेंट, वो भी एक म्यूसिलेज शीथ से कवर है, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से बहुत सारे फिलामेंट एक कॉमन जेल या एक मास के अंदर एनक्लोज होते हैं, ये कहलाती है नॉस्टॉक कॉलोनी। तो नॉस्टॉक का जो थैलस होता है ओवर एंड ऑल, दैट इज ए फिलामेंट, अनब्रांच्ड फिलामेंट, ठीक है, जो एक शीथ से कवर है, जो फोल्ड करके रखता है सभी नॉस्टॉक सेल्स को। उसके बाद एक नहीं, एक फिलामेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, रेयरली एग्जिस्ट करता है। मानो मैं कह दूं ये फिलामेंट है नॉस्टॉक का, तो सिंगल फिलामेंट occurrence is very very rare or altogether absent. Even the filaments are present many in number. बहुत सारे फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो एक कॉमन जेल के अंदर, इस तरह का एक जेल उनको सराउंड करके रखता है, जिसे हम जिलेटिनस मैट्रिक्स या शीथ कहते हैं। तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या होती है, इसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं। तो थैलस जो होता है वो बॉडी इज फिलामेंटस, सराउंडेड होती है एक जिलेटिनस मैट्रिक्स या शीट से। जिलेटिनस का मतलब जेल लाइक, ठीक है, जैसे अगार होता है या जेली आपने खाई होगी बचपन में, जेली लाइक सब्सटेंस से, वो शीथ से, शीथ का मतलब एक रैप, एक चादर की तरह पूरा एक शीथ होता है जिसके अंदर फिलामेंट्स है। ये एक फिलामेंट, ये दूसरा फिलामेंट, इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं आपस में, अलग अलग नहीं है फिलामेंट, ठीक है, क्रॉस भी हो सकते हैं, स्पाइरल होते हैं और इन रियल में फिलामेंट। अभी मैं ड्रॉ करूंगा अच्छे से स्ट्रक्चर, देन यू विल सी। राइट नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स, आई एम राइटिंग द पॉइंट्स। फिलामेंट सिंगली आकर नहीं होते, हमेशा नंबर ज्यादा होता है। एंटेंगल्ड होते हैं इन मैट्रिक्स, सिंगल नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, मल्टी फिलामेंट्स एंटेंगल्ड इन द मैट्रिक्स। एंटेंगल होने का मतलब एक दूसरे के अंदर क्रॉस रहते हैं। तो मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं कुछ फिलामेंट्स।
ये वो कॉमन मास है जिसे जिलेटिनस शीट हम या मैट्रिक्स कहेंगे। नॉस्टॉक के एक फिलामेंट में अलग अलग तरह की सेल होती हैं। अभी मैं एक जैसी दिखा रहा हूं, हालांकि डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह की अलग अलग सेल हैं। देखिए ये एक फिलामेंट है, स्पाइरल है फिलामेंट ऐसे। दिस वन इज वन फिलामेंट, दिस इज द अनदर फिलामेंट। Okay, same like this, there would be another filaments. ये मानो एक फिलामेंट, तो ऐसे करके बहुत सारे और आपस में एंटेंगल्ड है, यानी क्रॉस भी करते हैं आपस में। तो ये जो है ये फिलामेंट्स हैं। फिलामेंट्स की सेल के ऊपर भी एक शीट होती है और इसको ओवरऑल भी, ये एक जेल है फ्लूइड, which is called gelatinous matrix as I have told you earlier. तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसका, थैलस के, मतलब इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है थैलस का। एक सिंगल सेल के स्ट्रक्चर की अभी हम बात करेंगे। ओवर एंड ऑल मैंने आपको बता दिया कि कैसे थैलस जो है वो अरेंज होते हैं। लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल सेल, कि ये जो सेल्स हैं ये कितने तरह की हैं, अलग अलग सेल जो हो सकती हैं इसके अंदर, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या क्या क्या बिहेवियर है। Next, we will discuss the cell structure of nostoc. So, as I have told you earlier, and I have also written there, since it is a prokaryote, तो prokaryotic cell का जो structure होता है वही structure होगा। Second thing, moreover, it is a cyanobacteria, यानी कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया होने की वजह से ही तो ये प्रोकैरियोट है। तो इसके अंदर सेल वॉल होगी, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन बचे हुए प्रोटोप्लाज्म में हायर ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जैसे कि न्यूक्लियस, एक वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं होंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये फोटोसिंथेटिक कैसे है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जरूर हैं। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डायरेक्ट किसमें, साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है क्लोरोफिल ए हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, तो क्लोरोफिल ए इसमें है। उसके अलावा इसमें स्पेशल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइकोसाइनिन। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाइकोसाइनिन, ये वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस इन द साइनोबैक्टीरिया। इसीलिए इसका नाम जो है साइनोफाइसी रखा गया है फैमिली का। तो फाइकोसाइनिन, ये साइनिन रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर को, ठीक है, जबकि इरिथ्रिन रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को। तो इस साइनिन की वजह से इसका कलर ब्लू है और क्लोरोफिल होने की वजह से इसका कलर स्लाइटली ग्रीन भी है। तो हरित नील शैवाल भी इसको कहते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको कहते हैं इसी वजह से। So the main photosynthetic pigment which is present in the cyanobacteria, either it is nostoc or some any other member like oscillatoria, उन सब में ही जो photosynthetic pigment है वो फाइकोसाइनिन होता है। क्लोरोफिल ए भी है, ऑल्दो वो इसको ग्रीन बनाता है, लेकिन मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाइकोसाइनिन है। इसको सी फाइकोसाइनिन भी लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए साइल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था। ऐसे ही जब ये अपना फूड बना लेगी तो उस फूड को स्टोर भी क्लोरोप्लास्ट में नहीं किया जाता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। उसको भी साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्टोर किया जाता है। स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, जिन्हें स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहते हैं। एक तरह के दानेदार स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है। स्टार्च जो यहाँ बनता है वो भी स्पेशल तरह का बनता है। हायर प्लांट्स में जो स्टार्च बनता है वो नॉर्मल स्टार्च है, जबकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया, उसके स्टार्च को हम कहते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। तो हायर प्लांट्स ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। और सेल स्ट्रक्चर भी मैंने बताया कि जो एडवांस्ड ऑर्गेनेली है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये तो एक जनरल फैक्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती। सेल स्ट्रक्चर जो है नॉस्टॉक का, अलग अलग तरह की सेल पाई जाती हैं, सारे नॉस्टॉक एक ही तरह के नहीं होते।
ऑल्दो फिलामेंटस मैंने पहले ही बताया, तो उस फिलामेंट में मानो ये एक फिलामेंट है, इसमें ज्यादातर सेल्स तो वेजिटेटिव सेल हैं, दिस इज वन फिलामेंट। इसमें ज्यादातर सेल्स तो है वेजिटेटिव सेल्स। कुछ वेजिटेटिव सेल्स स्पेशल सेल्स बन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं एकिनेट्स, और कुछ सेल और पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। तो इसके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों ही प्रोकैरियोटिक हैं, चाहे एकिनेट्स हो, चाहे वेजिटेटिव सेल हो, और चाहे हेटेरोसिस्ट हो, तीनों की तीनों सेल जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। इसका मतलब उनके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाएंगी जो हायर या यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। तो कोई भी सेल हो उसके दो पोर्शन होते हैं, इन तीनों में से चाहे किसी भी तरह की सेल हो उसके तीन स्ट्रक्चर, ये सेल वॉल हो गई मानो। एक सेंट्रल जोन होता है जिसे हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, बस कलर का डिफरेंस होता है। एक कहलाता है सेंट्रोप्लाज्म जो सेंटर वाला एरिया है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। और बचा हुआ एरिया है, इसको मुझे ब्लैक से ड्रॉ करना चाहिए यहाँ पे। Wait, let me take a brush. देखिए हर एक सेल में, ईच एंड इंडिविजुअल सेल, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल कोर जिसे सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और बाहर वाला ब्लू ग्रीन एरिया उसको क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। तो हर एक सेल, चाहे वो वेजिटेटिव सेल हो, ठीक है, चाहे वो एकिनीट हो, चाहे वो हेटेरोसिस्ट हो, उसमें आउटर एरिया को क्रोमोप्लाज्म कहेंगे जो कि ब्लू ग्रीन कलर का है, और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो कलरलेस होता है। आप जानते हैं हर एक इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा ही होगा। देखो जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से ही तो वायरस लिविंग हो जाते हैं, अदरवाइज वायरस का तो कोई स्थान ही नहीं था लिविंग में। तो जेनेटिक मटेरियल सब में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। हालांकि उनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर पैक हो जैसे यूकैरियोट, और हो सकता है डायरेक्ट हो विदाउट न्यूक्लियस जैसे कि प्रोकैरियोट्स। तो ये एक प्रोकैरियोट है तो इसका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट है, दैट इज डीएनए। इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता, डीएनए ही होता है, किसी साधारण बैक्टीरिया की तरह या एल्गी की तरह। तो जेनेटिक मटेरियल कलरलेस पार्ट में है जिसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, और बाकी सारी चीजें यानी कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सब कहां पर हैं? क्रोमोप्लाज्म पार्ट में। और उन चीजों की वजह से ही तो क्रोमोप्लाज्म क्या है? ब्लू ग्रीन है। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि फाइकोसाइनिन, जैसे कि क्लोरोफिल, वो क्रोमोप्लाज्म में पाया जा रहा है, उसी की वजह से कलर इम्पार्ट हो पा रहा है सेल को। तो ये एक इंडिविजुअल सेल का स्ट्रक्चर है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इनका वो होता है स्टार्च। तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। स्टार्च को हम कहते हैं स्पेशल स्टार्च, दैट इज साइनोफाइसियन स्टार्च। उसके अलावा राइबोसोम्स होंगे फ्री 70s टाइप के, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल भी होगी। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ऐसे ही ये बैक्टीरिया है तो इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी है। इनकी जो सेल वॉल है वो प्लांट की तरह किसकी बनी हुई है? सेल जो है सेलुलोज की बनी हुई है। ये कुछ फीचर्स थे एक इंडिविजुअल सेल के। मैं आपको बता दूं वेजिटेटिव सेल का तो एग्जैक्टली यही फीचर है। एकिनीट स्पेशली क्या होता है? एकिनीट एक तरह का हाइबरनेशन मैकेनिज्म है। जब एक्सट्रीम कंडीशंस या अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वेजिटेटिव सेल अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती है लॉन्ग टाइम के लिए, और प्रोटोप्लाज्म को कर देती है हाइबरनेट, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर लेगी। तो वो एक तरह का रेस्टिंग स्टेज या स्पोर स्टेज जो बन गया। एकिनीट सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल से ही बनती है अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो ये एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, यानी नॉस्टॉक जो है वो मेटाबॉलिज्म को छोड़ के, अपना काम करना छोड़ के, मानो नाइट्रोजन फिक्सेशन या सारे काम छोड़कर वो किस स्टेज में चला गया? स्लीपिंग स्टेज में चला गया।
अब जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी वापस, तो एक्टिनिड जर्मिनेट करके नया नॉस्टॉक बना लेगा। इसको कंपेयर करें तो ये समझ लीजिए सीड स्टेज में चला गया एक तरह से, हालांकि एल्गी में सीड बनते नहीं। तो एक्टिनिड्स एक स्लीपिंग स्टेज है, स्टोरेज स्टेज है, इसके अंदर स्टोरेज होती है स्टार्च की। और हेट्रोसिस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। नॉस्टॉक का जो हेट्रोसिस्ट टाइप ऑफ सेल है, थर्ड टाइप ऑफ सेल, ये इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है। यानी ऐसी स्पेशल टाइप की वेजिटेटिव सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। वेजिटेटिव सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकती, एक्टिनिड नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकती, हेट्रोसिस्ट कर सकती है, क्योंकि हेट्रोसिस्ट एक ऐसी स्पेशल वेजिटेटिव सेल है जिसके पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है, वो एंजाइम पाया जाता है इसके हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर। इसीलिए हेट्रोसिस्ट इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द नॉस्टॉक, सो इट वुड बी हेट्रोसिस्ट। तो ये तीनों टाइप की ही सेल्स के स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए, इनके अंदर क्या क्या पाए जाएंगे या किस तरह से तीनों आपस में अलग है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्टॉक सेल। रिप्रोडक्शन की ओर बात करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में आया है वो अपनी कॉपीज बढ़ाना चाहेगा, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। बैक्टीरिया बल्कि बहुत तेजी से कॉपीज बढ़ाते हैं, यानी उनका रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, लाइफ साइकिल भी छोटा है। तो बीइंग एन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल तो नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये या तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं या एसेक्सुअली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो सिंपल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है कि बिल्कुल फिलामेंट जो है उसको टुकड़ों में टूट जाए, मानो ये फिलामेंट था। हेट्रोसिस्ट जो मैंने सेल बताई थी ना बेटा, वो टर्मिनल भी होती है और इंटरकैलरी भी, यानी वो बीच बीच में भी प्रेजेंट होती हैं, साथ ही साथ फिलामेंट के एंड में भी। मानो ये हेट्रोसिस्ट है, ये भी हेट्रोसिस्ट है। तो जनरली इंटरकैलरी पोजीशंस पर ये जो है टूटते हैं, यहां से भी टूट सकते हैं, यहां भी टूट सकते हैं। ऐसे टूट गए, मान लीजिए एक हेट्रोसिस्ट इसमें आ गया और बाकी पार्ट ऐसे रह गया। तो ये टूटे हुए पार्ट फ्रेगमेंट्स डेवलप या ग्रो हो जाएंगे एक नए नॉस्टॉक में, इधर ये नया। तो बिल्कुल सिंपली बाय सिंपल फ्रेगमेंटेशन they can break into the fragments and each of the fragment will develop into a new nostoc. फ्रेगमेंटेशन का ही थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन होता है हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया इज प्लूरल, हॉर्मोगॉन्स इज सिंगुलर। फ्रेगमेंटेड पार्ट को ही हॉर्मोगोनिया कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल फ्रेगमेंटेशन या हॉर्मोगोनिया ये थोड़ा सा एक मॉडिफाइड टर्म है। होता क्या है कि ये कॉमन जेल है, मान लीजिए मैट्रिक्स थी, इसमें ये फिलामेंट्स थे। इंटरवेंट भी हो सकते थे, ठीक है, और अलग अलग भी होते हैं। तो मैंने बताया था इनके ऊपर भी कॉमन मैट्रिक्स होती है। अगर टुकड़े जब हुए हैं, सिंपल फ्रेगमेंटेशन, मानो ये वो कॉमन मैट्रिक्स थी, अगर कॉमन मैट्रिक्स अलग नहीं हुई, उसके अंदर ही अंदर टुकड़े हो गए, ठीक है, और वो मैट्रिक्स बाद में अलग हो, समझिएगा ध्यान से, अगर मैट्रिक्स जो है वो अभी भी एक कॉमन है और अंदर टुकड़े हो गए, तो ये है सिंपल फ्रेगमेंटेशन, यानी मैट्रिक्स बाद में अलग होगी। हॉर्मोगोनिया एक इंडिविजुअल यूनिट है जहां टुकड़े हो जाने पर, यानी फ्रेगमेंटेड पार्ट को हॉर्मोगोन्स कहते हैं। ये एक टुकड़ा अलग हो गया, ये दूसरा टुकड़ा अलग हो गया एक ही फिलामेंट का, और मैट्रिक्स भी तुरंत अलग हो जाए, तो इस ऑटोनॉमस बॉडी को ये अलग हुआ टुकड़ा कहलाता है हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोनिया नहीं, हॉर्मोगोनिया। तो बिल्कुल सेम है बेटे, सिंपल फ्रेगमेंटेशन या हॉर्मोगोनिया एक ही बात है। अलग हुए टुकड़े को हम हॉर्मोगोनिया कहते हैं, ये डेवलप हो जाएंगे एक नए नॉस्टॉक में। सो दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन। डेथ से या किसी भी कारण से, मैकेनिकली प्रेशर से या एनवायरमेंटल प्रेशर से, किसी भी रीजन से जब टुकड़े अलग हो जाते हैं नॉस्टॉक के, इनका मोस्ट कॉमन मेथड है, तो वो अलग अलग नॉस्टॉक में डेवलप होंगे और इस तरह से कॉलोनीज ग्रो ही करते रहते हैं। ये सारे काम तभी होंगे जब उसको रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ मिलता रहेगा। फूड हालांकि खुद बना लेते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल तो चाहिएगा, तो जहां जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है, वहां पर ये क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, ये वेजिटेटिव था, तो एसेक्सुअल एक्टिनिड्स से होता है कॉमनली। एक्टिनिड्स क्या है मैंने आपको बताया था, एक्टिनिड्स एक स्पेशल टाइप की वेजिटेटिव सेल्स हैं जो फूड एक्यूमुलेट कर लेती हैं और साइज में इंक्रीज हो जाती हैं। स्पेशल वेजिटेटिव सेल
which are large due to accumulation of food. अपने अंदर फूड स्टोर करने स्टार्ट कर लेती हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई या अनफेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ड्रॉट के टाइम पर या लो टेम्परेचर के टाइम पर जो कंप्लीट बॉडी है वो पूरी की पूरी बॉडी एक तरह से डाई हो जाएगी। ठीक है, पूरा वेजिटेटिव जो थैलस है वो डाई हो जाएगा, केवल एकिनिड्स बचेंगे। अभी मत उठो। I was discussing the asexual reproduction. Hormogonia या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल या तो एकिनिड्स के थ्रू या हेटेरोसिस्ट के थ्रू होता है। अब हम जानते हैं फिलामेंट में 3 तरह की सेल थी, सिंपल वेजिटेटिव सेल, एकिनिड या हेटेरोसिस्ट। तो देखिए एकिनिड या हेटेरोसिस्ट कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नई प्रोजेनी या नए नोस्टॉक को। मानो ये हेटेरोसिस्ट है, ये एकिनिड है। तो एकिनिड जो होता है वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में हाइबरनेशन या स्लीपिंग स्टेज में चले जाता है। एक तरह से पूरा थैलस डाई हो जाएगा क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस है, ये भी डाई, ये भी डाई। लेकिन एकिनिड सर्वाइव करेगा, और सर्वाइव करेगा कैसे, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लीपिंग स्टेज में ले जाकर। जब भी फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगे तो ये एकिनिड जर्मिनेट हो जाएगा, जैसे कोई स्पोर होता है ना, ऐसे जर्मिनेट हो जाएगा एक नए थैलस में। तो इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है एकिनिड्स के थ्रू। ऐसे ही बेटा हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट भी अनफेवरेबल कंडीशन में, हालांकि हेटेरोसिस्ट का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन करना था, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये भी स्लीपिंग स्टेज में चला गया और इसके अंदर मल्टी पार्ट्स बन जाते हैं, यानी अंदर ही अंदर टुकड़ों में टूट जाता है। वो हर एक टुकड़ा जो इसके अंदर हो गया वो एक तरह का स्पोर कहलाता है, जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं नोस्टॉक का। पूछ लिया जाए एंडोस्पोर क्या है तो ये हेटेरोसिस्ट के अंदर बना है। फिर ये एंडोस्पोर फेवरेबल कंडीशंस में बाहर निकलकर नए नोस्टॉक के फिलामेंट्स को जन्म देते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे एकिनिड्स के थ्रू चाहे हेटेरोसिस्ट के थ्रू। तो नोस्टॉक नन अदर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट रिप्रोड्यूस्ड वेरी सिंपली बाय द वेजिटेटिव as well as the asexual reproduction. So it was all about the nostoc.